चलें जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। लास्ट क्लास में हमने ऑप्शंस का मामला स्टार्ट कर दिया था डिस्कस करना, सही है। सबसे पहले वहां पर हमने टाइप डिस्कस की थी कॉल ऑप्शन की। कॉल ऑप्शन एक इस तरह का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपके पास राइट टू बाय मौजूद होता है। अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो सामने वाली पार्टी आपको इस चीज का राइट देती है कि भाई एक पर्टिकुलर डेट पर या उससे पहले पहले किसी भी वक्त आप आके इस पर्टिकुलर अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट को या अंडरलाइंग कमोडिटी को या अंडरलाइंग स्टॉक को या अंडरलाइंग करेंसी को एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। ऐसा ही है। हमने यहाँ पे एक बेसिक सी एग्जांपल ली थी जिसमें अल्लाह बख्श साहब को अपना घर बेचना था और ब्रोकर बड़ा तेज था जिसके पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि यार 3 महीने में इस प्रॉपर्टी की डिसीजन होने वाला है। या तो यहाँ पर एक रियल स्टेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनेगा या फिर यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल लैंड कायम होगा। दोनों सूरतों में मार्केट वैल्यू प्लस या माइनस होगी। इन्होंने अल्लाह बख्श साहब से ये कहा कि भाई आप 3 महीने तक ये घर किसी और को ना बेचें, मुझे राइट दें कि अगर मैं 3 महीने बाद आ जाऊं तो आप मुझे 30 मिलियन के एवज इस घर को बेच देंगे। अब चाहे वैल्यू 28 मिलियन हो या 32 मिलियन हो, 35 मिलियन हो या 25 मिलियन हो, डिपेंड करता है सारा का सारा उस ब्रोकर के ऊपर कि वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहता है या नहीं करना चाहता। इस ऑप्शन के प्रीमियम के तौर पे उन्होंने 1 लाख रुपए पे किए थे और अल्लाह बख्श साहब ने उसको एक्सेप्ट किया था। ये प्रीमियम कोई एडवांस टोकन या डिपॉजिट मनी नहीं था, बल्कि ये प्रीमियम था इस बात का कि सामने वाला शख्स यानी कि अल्लाह बख्श साहब अपने इस घर को किसी और को सेल नहीं करेंगे और पर्टिकुलरली 3 महीने तक इंतजार करेंगे। 3 महीने बाद अगर ब्रोकर अप्रोच नहीं करता और ये ऑप्शन अगर लैप्स हो जाता है, फॉरफीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर अल्लाह बख्श साहब के पास ये राइट मौजूद है कि वो किसी और को चाहें तो इस घर को सेल कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है? इसमें हमने दो तरह की दो टर्म्स देखी थी, एक थी इन द मनी, दूसरी थी आउट द मनी। हमने कहा था जब भी हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे वहां पे हमें कैलकुलेट करनी होगी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कॉल ऑप्शन के केस में अंडरलाइंग प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, दोनों में से जो भी कह लो। अगर अंडरलाइंग प्राइस किसी चीज की ज्यादा है और स्ट्राइक प्राइस कम है तो टेक्निकली इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी? इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पे सर पॉजिटिव हो जाएगी और हमें उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए। ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है या नहीं करना इस डिसीजन मेकिंग में प्रीमियम को कभी भी अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। वो पास्ट की एक संक कॉस्ट हो चुकी जो आप पे कर चुके। आज वो एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंडेंट है? इंट्रिंसिक वैल्यू पे डिपेंडेंट है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 1 रुपया भी पॉजिटिव है तो आपको उस ऑप्शन को एक्सरसाइज क्या करना चाहिए? बोलो भाई। करना चाहिए, एक्सरसाइज उसको करना चाहिए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना पॉजिटिव आपके पास अमाउंट जो है वो आ रही हो। इवन इफ 1 रुपी इज पॉजिटिव आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, अगर हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की बात करते हैं तो फिर हमारे पास दो कंक्लूजन यहाँ पे निकलते हैं। जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है उसको इन द मनी कहा जाता है। अगर बहुत ही ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव हो तो डीपली इन द मनी कहा जाता है, आपको उसे एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन अगर इंट्रिंसिक वैल्यू बाहर आपको नेगेटिव नजर आ रही है, नेगेटिव होती नहीं है, एटलीस्ट वो जीरो होती है, जीरो से कम नहीं होती। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू फायदे में नहीं नजर आ रही तो इसको आउट द मनी कहा जाता है या डीपली आउट द मनी कहा जाता है। उस केस में आप ऑप्शन को एक्सरसाइज, बोलो भाई, नहीं करते, ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते। ये है आपके पास सिचुएशन किसकी? कॉल ऑप्शन की। किसकी सिचुएशन है? कॉल ऑप्शन की सिचुएशन है, जहां एक पार्टी के पास राइट टू बाय मौजूद होता है और दूसरी पार्टी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि भाई उन्होंने प्रीमियम वसूल किया है तो उन्हें बहरहाल यहाँ पर अपना ये जो भी अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट है इसको एक स्ट्राइक प्राइस के एवज जो है वो सेल करना पड़ेगा। यहां तक किसी के जहन में कोई सवाल था? एनीथिंग? फ्यूचर्स किसी ने जाके रिवाइज किया पिछला? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? कोई सवाल तो नहीं है उससे रिलेटेड? रिवाइज नहीं किया उसके ऊपर ना कह रहे हो या सवाल नहीं है उस पर ना कह रहे हो? सवाल नहीं है उस पर ना कह रहे हो, ये तो वक्त बताएगा बच्चों। व्हाट्सएप के सवाल बताएंगे कि रिवाइज किया था कि नहीं किया था। बहरहाल चलें जी, आज हमने थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। तो हमने पहली क्लास के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन देखी थी, 1 मिनट दीजिएगा। ऑलराइट, जो हमने पहली क्लास में सिचुएशन देखी थी वो हमारे पास सिचुएशन मौजूद थी कॉल ऑप्शन की, ठीक है। आज हमें एग्जांपल देखनी है किसकी? सर कॉल ऑप्शन के केस में हमारे पास राइट टू बाय मौजूद था। आज हमें इसी तरीके से एग्जांपल देखनी है राइट टू सेल की, ठीक है। तो आए राइट टू सेल की जरा एग्जांपल यहाँ पे जो है वो देखते हैं। हाँ हाँ, दोनों के दरमियान, ये दोनों पार्टीज के दरमियान होता है। जिस तरह का प्रीमियम वो सेट करना चाहे कर सकते हैं, जहां पे ये दोनों पार्टीज राजी हो जाए, इनकी मर्जी है।
नहीं मिलेगा प्रीमियम इनको, ये तो प्रीमियम की लालच में आ गए ना लाख रुपए की। जब तक प्रीमियम वसूल नहीं किया, द मोमेंट आपने प्रीमियम वसूल कर लिया मतलब आप सामने वाले को ऑप्शन दे चुके हैं। अब आपने ऑप्शन दे दिया, वैल्यू कुछ भी हो, अगर वो आके आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, आपको उस ऑब्जेक्ट को बेचना पड़ेगा या उस अंडरलाइंग कमोडिटी को बेचना पड़ेगा जिसका भी आपने एग्रीमेंट किया है। ठीक है, जब तक आपने प्रीमियम नहीं लिया तब तक। और यहाँ पे भी यही होता है। देखो ऑप्शंस के केस में भी जैसे फॉरवर्ड और फ्यूचर दो थे ना, फॉरवर्ड किसी पार्टी के साथ निगोशिएट करने पर तय होता था, फ्यूचर्स कैसे होते थे, स्टैंडर्ड टर्म, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कहां पर एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। ऑप्शंस भी इसी तरीके से दोनों तरीके के होते हैं। एक ओवर द काउंटर ऑप्शन होता है जहां पे आप बैंक के साथ या किसी सप्लायर के साथ या किसी कस्टमर के साथ निगोशिएट करते हैं। ओवर द काउंटर निगोशिएशन की बेस पे bespoke कहा जाता है इसको। लेकिन यही ऑप्शंस एक्सचेंज पर ट्रेड भी होते हैं। ये जो एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले ऑप्शंस होते हैं इसको एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस कहा जाता है। अब जब एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन हो गया तो प्रीमियम भी क्या है, स्टैंडर्ड, रेट भी क्या है स्टैंडर्ड, कॉन्ट्रैक्ट साइज भी क्या है स्टैंडर्ड। वहां पे सारी बातें फिर स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ चली जाती है। तो ऑप्शन भी इसी तरीके से दोनों तरीके के होते हैं। ओवर द काउंटर भी हो सकता है, दो पार्टीज आपस में म्यूचुअल कंसेंसस से ऑप्शन तय कर रही हैं, और एक्सचेंज ट्रेडेड भी हो सकता है। ये ऑप्शंस एक्सचेंज पर ट्रेड भी होते हैं। बोलो भाई क्या होते हैं, एक्सचेंज पर ट्रेड भी होते हैं। ये बात समझ आती है, एवरीवन गेट्स इट। अब आए थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास पुट ऑप्शन को। ठीक है, सर अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो अब इसकी क्या सिचुएशन होगी, जैसे वो राइट टू बाय था, यहाँ पे राइट टू सेल मौजूद है, राइट टू सेल मौजूद है। सर इसको भी समझने के लिए हमें यहाँ पे क्या बिल्ड करनी पड़ेगी, स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी। अब इस दफा स्टोरी में भी आपके पास जो साहब मौजूद हैं यही मौजूद है। कौन है जी ये, चांडियो साहब। लेकिन इस दफा इनके पास क्या है, ये गाड़ी जैसा लग रहा है, फिलहाल चला लो, ऐसी ही गाड़ी आती है मुझे। नहीं दो दिख नहीं रहे ना, वो उस तरफ है। 3D नहीं है, 2D पिक्चर है यार, इतना मेरे एडवांस नहीं हुए। चैट जीपीटी इंटरनेट पे, मेरे दिल के अंदर थोड़ी है। चले जी, तो यहाँ पे जो है वो इनके पास ये गाड़ी मौजूद है और ये इस गाड़ी को क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वांट्स टू सेल दिस कार। पता नहीं कुछ ना कुछ ये बेच ही रहे होते हैं हर वक्त। ठीक है, अब घर के केस में तो इनको अच्छी चपत लग गई थी। फैसला आया था रेजिडेंशियल वाला और इन्होंने जो घर 30 मिलियन में बेच दिया, उसकी वैल्यू हो गई 34-35, ब्रोकर ने कमा लिया। अब इन्होंने जब ये देखा कि भाई इस तरह के हैंड आपके साथ हो जाते हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं, तो इन्होंने थोड़ा बहुत MFA का एक आध क्रैश कोर्स ले लिया। कुछ इनको भी समझ में आ गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं, ऑप्शंस किस तरह से बनते हैं। बड़ा इन्होंने भी दिमाग वाग लगा लिया, 6-8 महीने का क्रैश कोर्स कर लिया या कोई क्वालिटी लेक्चर्स ले लिए 50 घंटे के। इनको MFA समझ में आ गया, जबरदस्त। इन्होंने कहा इस दफा आप घर ना मुझे बेचना है। ठीक है, घर बेचने के लिए इन्होंने क्या किया जी, यहाँ पे इन्होंने बेचने के लिए एक ऐड लगाया, एडवर्टीजमेंट लगाई, और एडवर्टाइजमेंट में कहा कि जी मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ, लेट्स से फॉर अ प्राइस ऑफ 4 मिलियन, 40 लाख में ये गाड़ी बेचना चाहते हैं। लेकिन अब इन्होंने सबक हासिल कर लिया था, ये सीख चुके थे कि यार क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है। इन्होंने यहाँ पे ऐड लगाया, ऐड देखा एक कार डीलर ने। ठीक है, इस कार डीलर ने इनको कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद अपनी विलिंगनेस जाहिर की टू बाय द कार, विलिंगनेस ऑफ बाइंग द कार। अल्लाह बख्श चांडियो साहब थोड़े इस दफा ना चालाक हो गए थे। ठीक है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी रिसर्च थी, चीजें थी, सब कुछ करके जो है वो पहले से रखा हुआ था। उन्हें अंदाजा था कि जी क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा। इनके पास अब एक इंसाइट मौजूद थी। सर क्या इंसाइट मौजूद थी, इनके पास एक इंसाइट मौजूद थी कि गवर्नमेंट एक रेगुलेशन निकालने वाली इन दी अपकमिंग 3 मंथ्स। गवर्नमेंट क्या करेगी, एक रेगुलेशन निकालेगी। क्या रेगुलेशन निकालेगी, गवर्नमेंट रेगुलेशन निकालेगी कि भाई ये जो जापानीज कार्स हैं, इनके पास भी एक जापानीज गाड़ी है, इन जापानीज कार्स को हम बैन कर रहे हैं। क्यों बैन कर रहे हैं, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। बेवकूफ बनाया हुआ है ना हमें कि इंडस मोटर्स और होंडा कार की वजह से नहीं पड़ता। मीरा और ये जो आपकी जापानीज कार्स होती हैं, मूव और हाईवे स्टार,
इनसे फर्क पड़ता है। एक ये इंप्रेशन डला हुआ है हमारे ऊपर। असल में जो गाड़ियां यहाँ असेंबल हो रही है उनके भी सारे स्पेयर पार्ट्स क्या हो रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। जो बाहर से असेंबल यहाँ आके जो असेंबल होती है उसको कंप्लीटली नॉकडाउन कहा जाता है। होती वो गाड़ी है लेकिन नॉकडाउन हुई भी होती है, यानी सारे पार्ट्स उसके अलग अलग होते हैं, डिकम्पोज हुई भी होती है। यहाँ पर आके क्या हो जाती है सर, असेंबल हो जाती है। और जो बनी बनाई आती है उसको सीबीयू कहते हैं, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। अब कंप्लीटली बिल्ट यूनिट की वजह से तो उन्होंने प्राइसेस कम किए थे, वरना आज तक आप और मैं वही कल्टस चला रहे होते जो जमीन के साथ लगी हुई कल्टस है। उन्होंने शेप इंप्रूव भी इसलिए किया था क्योंकि जापानीज कार्स बहुत ज्यादा कराची पाकिस्तान में आ गई थी। बहरहाल इनको किसी ने बताया कि जी 6 महीने 3 महीने के अंदर ये गवर्नमेंट रेगुलेशन पास करने वाला है कि जापानीज कार्स क्या होने वाली हैं, बैन होने वाली है। इनकी जो गाड़ी है वो कौन सी है सर, वो जापानीज कार ही है, अच्छी फ्यूल एवरेज देती है, सब कुछ बड़ा अच्छा है। अगर ये बैन हो जाती हैं तो फिर कार की वैल्यू इनकी क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। होगी ही नहीं मार्केट में गाड़ी। बैन होने का क्या मतलब है, मार्केट में ही नहीं होगी। अब किसी को जापानीज चाहिए तो वो किससे खरीदेगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही खरीदेगा। अगर ये चीज हो जाती है कि जी गाड़ियां बैन होंगी तो फिर यहाँ पे वैल्यू क्या हो जानी है सर, वैल्यू इंक्रीज हो जानी है। और अगर आता है नो तो फिर या तो हो सकता है वैल्यू डिक्रीज हो जाए या फिर कोई इफेक्ट ना हो, और नो इफेक्ट, स्टेटस रिमेन्स द सेम। ये इनको समझ में आ गया। अब इन्होंने एक चीज पढ़ी हुई थी जिसका नाम था पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन, इन्होंने कांटेक्ट किया किसको, इस कार डीलर को, और इस कार डीलर को बोला कि यार लेट्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं। अच्छा जी, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे पुट ऑप्शन। अच्छा जी, डीलर पूछने लगा ये पुट ऑप्शन में क्या होगा जी, क्या काम करेंगे। अल्लाह बख्श साहब ने इनको समझाया कि भाई नंबर 1, एबीसी विल पे a premium of ₹20,000 to car dealer। ठीक है, 20,000 का प्रीमियम जो है वो पे करेगा कार डीलर को। इसके बदले कार डीलर क्या करेगा, इफ एबीसी कम्स आफ्टर, ऑन और आफ्टर, या बिफोर और ऑन और बिफोर, comes on or before 3 months, car dealer will purchase the car for, कितने रुपए तय किए थे हमने, 4 मिलियन। सर ये 4 मिलियन क्या बन जाएगा टेक्निकली, ये बन जाएगा स्ट्राइक प्राइस। अब इस दफा एबीसी के पास क्या है, राइट टू सेल मौजूद है। क्या मौजूद है, राइट टू सेल। चाहे तो सेल करे, चाहे ना सेल करे। अगर मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो अब एबीसी ने क्या करना है सर, मार्केट में जाके सेल करेगा, मार्केट में जाके सेल कर देगा, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। और अगर वैल्यू यही रहती है तो फिर तो इनडिफरेंट है, मार्केट में बेच दो या यहाँ बेच दो। अगर घट जाती है किसी वजह से तो कम से कम इसके पास इतनी प्रोटेक्शन मौजूद है कि यार मुझे मिनिमम ये प्राइस तो मिलेगी ही मिलेगी, इतनी प्राइस तो मुझे यहाँ पे मिल ही जाएगी। ये जो प्रीमियम 20,000 का कार डीलर वसूल कर रहा है, ये इस बात के लिए वसूल कर रहा है कि अगर 3 महीने से पहले या 3 महीने के अख्ताम पर आप हमारे पास आ गए और आपने अपना ये राइट एक्सरसाइज कर लिया तो हमें आपसे ये गाड़ी 4 मिलियन में खरीदनी पड़ेगी, लाजिम मलजूम 4 मिलियन में ये गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। इस दफा एबीसी ऑप्शन राइटर नहीं है, इस दफा वो ऑप्शन परचेजर है। पुट ऑप्शन परचेज किया है एबीसी ने। जो प्रीमियम वसूल करता है वो ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर होता है, WRITER। इस दफा प्रीमियम किसने वसूल किया है, कार डीलर ने। एबीसी तो बेचने का राइट ले रहा है, प्रीमियम भी वही वसूल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास गाड़ी बेचने का राइट मौजूद है, ये राइट हासिल करने के लिए उसने 20,000 का प्रीमियम पे किया है। अब ये 20,000 के प्रीमियम के एवज इसके पास ये हक मौजूद है, ये सिचुएशन है कि भाई अगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है किसी वजह से तो ये जाके अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है, और एक्सरसाइज करने के बाद 4 मिलियन के अगेंस्ट अपनी गाड़ी सेल कर सकता है, चाहे वो मार्केट में 3 मिलियन की हो, 2 मिलियन की हो, 2.5 मिलियन की हो या 10 मिलियन की हो। अगर इसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया इसको 4 मिलियन मिलेंगे। अगर कार डीलर बैकआउट करता है तो ये केस जो है वो कोर्ट में जा सकता है, स्ट्रेट कोर्ट में जा सकता है। क्या ये बात समझ आती है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस।
नहीं, प्रीमियम इज अ संक कॉस्ट। दे दी, अब आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते, खत्म हुई प्रीमियम की कहानी। इट विल नॉट कम बैक। प्रीमियम दे दिया, ठीक है, आपको ऑप्शन मिल गया, आपके पास वो देखो प्रीमियम है किस चीज का, 3 महीने के इंतजार का प्रीमियम है ना, तो 3 महीने गुजर गए, खत्म। आपने नहीं किया ऑप्शन एक्सरसाइज, अब आप प्रीमियम दोबारा नहीं क्लेम कर सकते, वो निकल गया निकल गया। लेकिन ये एडवांस नहीं है, ये टोकन मनी नहीं है। बाद में गाड़ी के 4 मिलियन पूरे मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कार डीलर बोलेगा मैं 20,000 माइनस कर रहा हूं, मैंने प्रीमियम पे कर दिया था। नहीं, या आपने प्रीमियम पे किया था तो आप जो है उसमें से 20,000 एडजस्ट कर लें या उससे 20,000 ज्यादा ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये किसी किस्म का टोकन या एडवांस मनी नहीं है। प्योर गाड़ी की कंसिडरेशन 4 मिलियन है। सर यहाँ पे अब आप एक चीज नोट करें, इधर जो मेरी स्ट्राइक प्राइस है वो कितनी हो गई, 4 मिलियन। अब दो केसेस हो सकते हैं, पॉसिबल केसेस। इधर अंडरलाइन क्या चीज है जी, कार। एक्सीलेंट। सर यहाँ पे जो चीज अंडरलाइन है वो है कार। गाड़ी की हम यहाँ पे बात करें तो गाड़ी की जो प्राइस है वो क्या कहलाएगी, अंडरलाइंग प्राइस कहलाएगी। ठीक है, एक केस वन। सर केस वन में हम कहते हैं कि हमारी जो अंडरलाइंग प्राइस है वो बढ़ के 5 मिलियन हो जाती है। अब एबीसी को क्या करना चाहिए, एबीसी शुड एक्सरसाइज द ऑप्शन और अपनी गाड़ी को क्या कर देना चाहिए, सॉरी, शुड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, मार्केट में जाके सेल कर देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं तो सर इधर जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है वो बिल्कुल उलट हो जाता है। क्या हो जाता है वो, सर उलट हो जाता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस अंडरलाइंग प्राइस हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे क्या नजर आ रही है मुझे, सर नुकसान में नजर आ रही है, नुकसान में नजर आ रही है। तो मुझे इसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, शुड नॉट एक्सरसाइज। क्या, नहीं, नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब बाजार तुम्हें मैथमेटिकली नजर आ रही होगी, लेकिन एक्चुअल जिंदगी में कभी कोई ऐसा केस तुम देखोगे नहीं कि किसी ने नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू भी चीज को एक्सरसाइज कर लिया। सही है, इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव रहती है या 0 तक जाती है। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस टू। सर केस टू के केस में वैल्यू वाकई कम हो गई, अंडरलाइंग प्राइस हो गई हमारे पास जो है वो मिसाल के तौर पे 2 मिलियन, ये चलो ये बहुत कम हो जाएगा, 3 मिलियन कर लेते। किसी वजह से इस गाड़ी की वैल्यू यहाँ पे जो है वो गिर जाती है। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे गिर जाती है तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन इस दफा फॉर्मूला कॉल ऑप्शन से बिल्कुल उलट होगा। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस माइनस अंडरलाइंग प्राइस। अगर मैं स्ट्राइक प्राइस देखूं तो 4 है, अंडरलाइंग प्राइस देखूं तो 3 है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे पास जो है वो बन जाती है 1 मिलियन। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, शुड एक्सरसाइज। सर क्यों एक्सरसाइज करना है, क्योंकि ये ऑप्शन कहलाएगा इन द मनी और ये कहलाएगा आउट द मनी, ये कहलाएगा आउट द मनी। तो ये केस है आपके पास किसका, पुट ऑप्शन का। इससे पहले जो केस था वो कौन सा था, कॉल ऑप्शन का। कॉल ऑप्शन के केस में एक शख्स राइट हासिल करता है किसी चीज को खरीदने का, उसकी मर्जी है चाहे खरीदे चाहे ना खरीदे, लेकिन उस मर्जी को हासिल करने के लिए आज उसने क्या पे किया है, प्रीमियम पे किया है। पुट ऑप्शन के केस में एक पार्टी राइट हासिल करती है अपनी चीज को बेचने का, लेकिन वो बेचने का राइट उसने कैसे हासिल किया है, प्रीमियम पे करके। अगर कॉल ऑप्शन की केस में ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है तो सामने वाले को लाजमी बेचना पड़ेगा, खरीदने वाले का राइट है वो खरीद सकता है। पुट ऑप्शन की केस में सामने वाले को लाजमी खरीदना पड़ेगा, बेचने वाले के पास राइट है कि वो बेच सकता है। कॉल ऑप्शन के केस में खरीदने वाले के पास ऑप्शन है, बेचने वाले के पास ऑब्लिगेशन है। पुट ऑप्शन के केस में बेचने वाले के पास ऑप्शन है, खरीदने वाले के पास ऑब्लिगेशन है। जो प्रीमियम रिसीविंग एंड पर है, जो प्रीमियम रिसीव कर रहा है, ऑब्लिगेशन उस पर आएगी। जो प्रीमियम पे कर रहा है, प्रिविलेज, फायदा, चॉइस उसको मिलेगी, चॉइस उसको मिलेगी। राइट टू बाय के केस में बायर के पास चॉइस है, सेलर के पास ऑब्लिगेशन। राइट टू सेल के केस में सेलर के पास चॉइस है, बायर के पास ऑब्लिगेशन। क्या ये बात समझ आती है, एवरीवन गेट्स इट। हाँ, 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, वो एक डेट डिसाइड कर लेते हैं कि जी 3 महीने के एंड पे ये 3 दिन होंगे, 3 दिन में एक्सरसाइज कर लो, जो भी वो टाइम हो सकता है डिसाइड हो जाएगा। जो प्रीमियम रिसीव कर रहा है वो नहीं मना कर सकता, वो बैकआउट नहीं कर सकता। और जिसने प्रीमियम पे किया है वो क्यों बैकआउट करेगा, वो तो बोले गुजरने दो 3 महीने, शायद ये इवेंट हो जाए, शायद कोई गड़बड़ हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट का राइटर नहीं, जो प्रीमियम रिसीव कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट राइटर होता है।
जो पे कर रहा है वो ऑप्शन बायर होता है। कॉन्ट्रैक्ट राइटर या ऑप्शन बायर के केस में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। बस राइट टू बाय, राइट टू सेल याद रखो, एक पार्टी के पास ऑब्लिगेशन है, एक पार्टी के पास राइट मौजूद है, चॉइस मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, दो टाइप्स मैंने तुम लोगों को अभी बताई। एक ओवर द काउंटर ऑप्शन कहलाता है, दो पार्टीज अपने म्यूचुअल कंसेंसस से प्रीमियम डिसाइड करके किसी भी चीज को हैंडल कर लें, वो ओवर द काउंटर ऑप्शन है। यही ऑप्शन जब एक्सचेंज पर ट्रेड होता है तो क्या कहलाता है? एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन। वहां पे सर एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकलेंगे, स्टैंडर्ड करेंसीज होंगी, उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे, वो एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस कहलाते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक और टाइप है हमारे पास। वो क्या टाइप है सर? मैं आपको कॉपी करने का टाइम दे दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। सर दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होते हैं अमेरिकन ऑप्शंस और दूसरे होते हैं यूरोपियन ऑप्शंस। अब ऐसा नहीं है कि उनको एक्सरसाइज करने के लिए हमें अमेरिका या यूरोप जाना पड़ेगा। यूरोपियन ऑप्शंस का मतलब है कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द एंड ऑफ मैच्योरिटी। टर्म कह लो या मैच्योरिटी कह लो, कैन बी ओनली एक्सरसाइज्ड ऑन द एंड ऑफ टर्म, ऑन द मैच्योरिटी डेट। 3 महीने खत्म हो रहे हैं, 3 महीने के आखिर में ये एक्सरसाइज हो सकता है बस। अमेरिकन ऑप्शन होता है कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अब कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों अमेरिकन भी हो सकते हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों यूरोपियन भी हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ टर्म कर सकते हैं तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये यूरोपियन कहलाएगा। और अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज एट यानी ड्यूरिंग द पीरियड भी कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और एंड में भी कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो क्या कहलाएगा? अमेरिकन ऑप्शन। इसी तरीके से दो नाम मैंने आप लोगों को और बताए, ओवर द काउंटर और दूसरा बताया एक्सचेंज ट्रेडेड। सर ओवर द काउंटर कौन से होते हैं? ओवर द काउंटर का मतलब है दो पार्टीज म्यूचुअल कंसेंसस से अपना ऑप्शन डिसाइड कर लें, ओहो चलें जी, अपॉलॉजीज, थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से स्क्रीन हमारी डिस्कनेक्ट हो गई। अब दोबारा से मैंने इस फाइल को जो है वो ओपन किया है। अमेरिकन ऑप्शन के बारे में हमने बात की कि सर ये एक्सरसाइज हो सकते हैं ऑन और बिफोर मैच्योरिटी। ठीक है, ऑन और बिफोर मैच्योरिटी। यूरोपियन ऑप्शन के बारे में हमने बात की, सिर्फ कब एक्सरसाइज हो सकते हैं? ओनली ऑन या एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी, एट द एंड ऑफ टर्म कह लें, ओनली एट द एंड ऑफ टर्म। ओवर द काउंटर के बारे में हमने बात की, ये ऑप्शंस कहलाते हैं बिटवीन टू पार्टीज, इनके म्यूचुअल कंसेंसस से यहां पर कोई भी टर्म डिसाइड की जा सकती है विद देयर म्यूचुअल कंसेंसस। ठीक है, और एक्सचेंज ट्रेडेड के बारे में हमने बात की कि यहाँ पे क्या कहलाता है? सर ये फ्यूचर्स एक्सचेंज की तरह एक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे होते हैं, उस एक्सचेंज की स्टैंडर्ड टर्म्स, कंडीशंस, रेगुलेशंस होती हैं, उसके हिसाब से बहरहाल इन्हें यहाँ पे ट्रेड किया जाता है और ये ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज होता है। ठीक है, सो यहां तक आते आते ऑप्शन के दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, राइट टू बाय को भी और राइट टू सेल को भी। ठीक है, ऐसा ही है। मेरे पास स्क्रीन बिल्कुल सही आ रही है हमाद, यहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई है उधर भी बिल्कुल सही आ रही है, अपने इंटरनेट चेक करो। ऑल राइट, जो लोग रिकॉर्डिंग लें वो लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे जाके नोटिंग्स ले सकते हैं, फाइल थोड़ी सी हमारी यहाँ पे सेव होना रह गई थी, कॉपी कर लें, फिर उसके बाद हम एक एग्जाम्पल पर चलते हैं।